इस वीडियो से हम लोग हिंदी एनसीईआरटी क्लास 10 जो है संचयन उसको देखेंगे। उसमें हमारा अध्याय 1 है हरिहर काका और इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। तो यहाँ पर मैं बहुत ही संक्षेप में ये कहानी समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में स्टडी करेंगे, पर आप इस कहानी को पढ़िएगा अपनी बुक से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर मैं कुछ एक समरी सारांश जैसा देने का प्रयास करूँगा। तो ये कहानी लेखक के गांव की है। तो लेखक के पड़ोस में एक हरिहर काका रहते थे। अब हरिहर काका और लेखक का गहरा संबंध था, क्योंकि लेखक की माँ बताती हैं कि हरिहर काका उनको बहुत प्रेम करते थे, उनके संग खेलते थे, उन्हें घुमाते थे। अब वहाँ गांव में एक ठाकुर बाड़ी है। ठाकुर बाड़ी क्या है? तो गांव में स्थित एक विशाल मंदिर है ठाकुर जी का। यहाँ पर लोग मनौती मांगते हैं और जिनकी मनौती पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है, तो वो लोग चंदा या फिर अपने खेत की ज़मीन ठाकुर जी या ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देते हैं। अब ठाकुर बाड़ी में एक समिति है जिसमें महंत, और धार्मिक समिति है जिसमें साधु संत और अन्य लोग हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं और सबकी शादी हो गई। हरिहर काका दूसरे नंबर के भाई हैं। हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है 2 शादियों के बाद भी, और उनकी दोनों जो पत्नियां हैं वो अब नहीं रही, उनका देहांत हो गया और हरिहर काका अब अकेले थे। अब जो लड़के हैं, मतलब जो बाकी 3 हैं भाई, तो उनके लड़के हैं, ठीक है, मतलब उनकी संतानें हैं, तो उनके लड़के बड़े हैं और एक भाई की संतान जो है, लड़का है, वो शहर में नौकरी करता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो जो हरिहर काका है अपने भाइयों के संग संयुक्त परिवार में रहते हैं। उनका परिवार कृषि कार्य करता है। उन सबके पास मिलाकर 60 बीघा ज़मीन है, मतलब प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघा ज़मीन है। हरिहर काका के पास भी 15 बीघा ज़मीन है। अब हरिहर काका क्या रहते हैं, दलान में अकेले रहते हैं। तो शुरुआत में क्या था कि जो भाइयों की पत्नियां थीं, तो उनसे भाइयों ने कह दिया था कि तुम सब हरिहर काका की अच्छे से देखभाल करना। शुरुआत में कुछ समय तक बहुएं पूछती थी उनको, भाई पूछते थे, लेकिन भाई फिर बाहर जाते थे, खेत खलिहान में जाके काम करते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बहुएं हैं वो पूछना बंद कर दी और फिर हरिहर काका अकेले ही रहने लगे दालान में। हरिहर काका को खाने में भी बचा कुचा मिलता था और कभी कभी रूखा सूखा मिलता था। अब एक दिन हुआ क्या कि शहर से भतीजे का दोस्त, मतलब उनका जो भतीजा था जो शहर में नौकरी करता था, वो अपने दोस्त के संग आया। तो उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। तो हरिहर काका को लगा कि इस बार उन्हें भी स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। तो हुआ क्या कि जब उनकी बारी आई खाने की, तो बाद में उन्हें पहले की तरह रूखा सूखा ही दे दिया गया। अब हरिहर काका से रहा नहीं गया, उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। तो उन्होंने थाली ले जाकर आंगन में फेंक दी। तो जो मेन घर है या मेन हवेली है उसके बाहर, उससे अलग दालान में रहते थे, तो वो आंगन में आके थाली फेंक देते हैं और गुस्से से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हिस्से की भी ज़मीन है, उससे जो भी पैदावार आ रहा है वो भी इस घर में आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो उस ज़मीन से आराम से खा सकता हूँ। तो ऐसे करके वो बातें बोलते हैं और गुस्से से चले जाते हैं। अब वहाँ पर उस समय ठाकुर बाड़ी का पुजारी था। उसने क्या किया, ये सारी बातें महंत को बता दी। अब महंत हरिहर काका से मिलने गए। अब हरिहर काका आ ही रहे थे, मतलब खलिहान की तरफ ही जा रहे थे, तो महंत बीच में मिल गए। तो उन्होंने हरिहर काका को खलिहान ना जाकर ठाकुर बाड़ी अपने साथ ले आए। उन्होंने प्रेम से समझाया कि ये जो रिश्ते हैं, ये जो बंधन है, ये मोह माया का बंधन है, और अब तुम्हें अपनी सारी ज़मीन ठाकुर बाड़ी ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए और शेष जीवन अपने ठाकुर बाड़ी में आराम से रहना है, धर्म करना है। तो यहाँ पर हरिहर काका के मन में उनकी बातें उनको समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी वो एक तरह से संकट में थे। उन्हें लग रहा था कि ये पुण्य का काम है, अब धर्म करना चाहिए, है ना, और ठाकुर जी को ठाकुर बाड़ी के नाम ये ज़मीन कर इसी में आराम से अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन एक तरफ उनका मन था कि फिर अपना परिवार जिसने अभी तक मेरी देखभाल की, हम लोग साथ रहे, तो उनके संग फिर विश्वासघात हो जाएगा, क्योंकि ये ज़मीन उन्हें देनी चाहिए। तो इसलिए वो कुछ ना बोल सके, वो सारी बातें सुनते रहे। हरिहर काका के भाई जब वापस लौटे तो उन्हें सब पता चला कि उनको रूखा सूखा दे दिया गया था। तो उन्होंने अपनी बहू पर बहुत ही गुस्सा किया और फिर बाद में वो ठाकुर बाड़ी की तरफ चले गए हरिहर काका को वापस लाने। अब एक रात क्या हुआ, मतलब उसी रात को, मतलब उसी समय जो एक रात थी,
तो उस समय महंत जी ने बोला कि इनको यहीं रहने दो, ये आराम से ईश्वर भक्ति करेंगे, यहाँ पर रहेंगे। लेकिन जो उनके भाई थे वो ले जाना चाहते थे। बाकी लोगों ने कहा कि एक ही दिन की बात है, मतलब एक रात इनको यहाँ रहने दो। तो भाई लोग वापस चले गए। अब अगली सुबह हरिहर काका वापस घर आ गए। अब भाई एवं बहुएं रो रो कर पश्चाताप करने लगी, उनसे माफ़ी मांगने लगी। अब उनकी खूब सेवा होने लगी। हरिहर काका का मन, मतलब हरिहर काका समझ गए थे महंत जी के कारण हुआ है, और उनके मन में जो महंत है उनके लिए आदर और सम्मान बढ़ने लगा था। अब गांव के लोग के बाद अब गांव को लोग को ये खबर मिली, तो वो भी एक तरह से दो पक्ष में बट गए। कुछ लोग ठाकुरबाड़ी के पक्ष में थे और कुछ लोग रिश्ते परिवार के पक्ष में थे। जो ठाकुरबाड़ी के पक्ष में थे वो ये कहते थे कि अब हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के प्रति, मतलब उनके नाम लिख देनी चाहिए। और जो रिश्ते परिवार के तरफ थे वो बोल रहे थे कि नहीं, अपने अपने ही होते हैं, तो उन्हें, मतलब हरिहर काका को ये ज़मीन अपने परिवार के नाम ही लिखनी चाहिए। अब घर में जब से वो आए थे तो भाई बार बार निवेदन कर रहे थे कि हरिहर काका जो ज़मीन है वो उनके नाम कर दें, उनके भतीजों के नाम या फिर उनके नाम कर दें। हरिहर काका उनसे एक ही बात कहते थे कि मृत्यु के बाद तो अपने आप ज़मीन तुम सबके नाम हो जाएगी, इसमें लिखने की क्या आवश्यकता है। अब जो हरिहर काका थे, अब वो हरिहर काका को महंत भी समझाते थे और भाई भतीजे भी समझाते थे। महंत कहते थे कि ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें, और भाई और भतीजे कहते थे कि ज़मीन हमारे नाम कर दें। अब हरिहर काका ना तो हाँ कहते थे और ना ही ना कहते थे। अब महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। उन्हें ऐसा लगता था कि हरिहर मन में ठाकुरबाड़ी के नाम ही अपनी ज़मीन करना चाहता है, लेकिन भाई और रिश्ते, खून का रिश्ता, अपनों, इन सब के बंधन के कारण वो नहीं कर पा रहा है। तो महंत जी ने सोचा कि अब थोड़ी ज़बरदस्ती करनी चाहिए। अभी ज़बरदस्ती करेंगे लेकिन बाद में हरिहर को समझ में आ जाएगा कि मैंने ज़बरदस्ती क्यों की, और उसे समझ में आ जाएगा कि क्या सही था। तो इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि हरिहर का किसी तरह हम लोग अपहरण करके ज़बरदस्ती उससे हम लोग मतलब अंगूठा, क्योंकि हरिहर अनपढ़ थे, तो अंगूठा ले लेने या फिर आगे कागज़ की कार्रवाई, मतलब कागज़ वगैरह में अंगूठा ले लेना। तो अब आधी रात को ठाकुरबाड़ी के साधु संत और एवं पक्षधर कुछ लोग क्या किए, दलान में आ गए। तो दालान में हरिहर काका पे अचानक उन्होंने आक्रमण किया और अपहरण करके ले गए। अब धीरे धीरे सारा गांव जाग गया, भाई आ गए और दल बल के साथ आए। तो वो समझ गए कि हो सकता है ये महंत जी ठाकुरबाड़ी का लिखे लोगों का काम है। वे ठाकुरबाड़ी गए तो वहाँ पर शांत वातावरण था शुरू में, तो उन्हें लगा कि शायद फिर कोई और डाकू या कोई और अपहरण कर लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी ठाकुरबाड़ी से, तो उन्हें लग गया कि अंदर कुछ हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि फाटक वहाँ दरवाज़ा को पीटने लगे। जैसे ही वो दरवाज़े को पीटने लगे वैसे ही छत से, ठाकुरबाड़ी की छत से पत्थर और रोड़े बरसाए जाने लगे उन पर, और खिड़कियों से फायरिंग भी शुरू हो गई। तो अब हुआ क्या, आप इसमें पढ़िएगा, कहानी में मैंने कुछ ही चीज़ें यहाँ लिखी हैं। तो जब फायरिंग हो रही थी तो वहाँ एक नौजवान के पैर में गोली लगी, जिससे वो गिर गया, और इससे डरकर बाकी सब कोई वहाँ से भाग गए, है ना। और 3 भाई भी सोचे कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो पुलिस थाने की ओर चले गए। तो महंत ने ज़बरदस्ती लिखे कागज़ों पर हरिहर काका का अंगूठा ले लिया। अब क्या हुआ कि ये सुबह होगी, तो सुबह के पहले भाई और पुलिस ठाकुरबाड़ी पर पहुंच गए। अब ठाकुरबाड़ी के जवान ने क्या किया, घेरा डाल दिया। वो ज़्यादा नहीं थे पर फिर भी जितना हो सके उन्होंने घेरा डाल दिया, पर वहाँ पर फाटक नहीं खुला। तो सुबह क्या हुआ कि सुबह फाटक खुला और एक वृद्ध साधु आए। उनसे पूछा गया, पर उन्होंने सिर्फ कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो पुलिस ठाकुरबाड़ी के अंदर गई और वहाँ की तलाशी लेने लगी, पर वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। अब पुलिस ठाकुरबाड़ी की तलाशी ली, कोई नहीं मिला, तो वो जगह जगह देखे, हर कमरे को देखा। एक कमरे में बड़ा ताला लगा हुआ था। जब उनसे पूछा गया वृद्ध संत से कि इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसमें अनाज है। तो वो वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन अचानक दरवाजे के पीछे से किसी ने धक्का देना शुरू किया। ताला तोड़कर जब पुलिस और भाई अंदर गए तब उन्होंने देखा कि हरिहर काका के हाथ और पाँव बंधे हुए हैं और मुंह में कपड़ा ठूस कर बांधा गया, मतलब मुंह में कपड़ा ठूस कर बांधा गया है। अब हरिहर काका के हाथ पाँव खोले गए, उन्हें मुक्त किया गया। तो उसके बाद हरिहर काका ने सारी बातें कही कि कैसे ज़बरदस्ती उनसे अंगूठा लिया गया, और फिर साथ में कैसे महंत और उनके लोगों ने ये सब चीज़ें की, ज़बरदस्ती किया उनके साथ। तो सारा बयान दर्ज कर दिया और उन्होंने बताया कि गुप्त दरवाजे थे वो सब भाग गए हैं। अब क्या हुआ, हरिहर काका के मन में महंत के प्रति बहुत ही ज़्यादा घृणा हो गई। अब हरिहर काका वापस जब घर गए तो उनकी
सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनका सम्मान बढ़ा दिया गया। मतलब अब वो दालान के कमरे में नहीं, घर के अंदर रहने लगे और सुरक्षा बढ़ गई। जब भी वो बाहर जाते थे तो 4 से 5 लोग हथियार आदि से लैस होकर उनके पीछे पीछे जाते थे और सब उनका सम्मान करते थे। सारी उनकी चीज़ें समय पर मिलने लगी और जो भी उनकी आवश्यकता होती थी तुरंत उनकी वो आवश्यकता पूरी कर दी जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हरिहर काका के साथ जो इतनी सारी घटनाएं हो गई, तो अब वो क्या हुए, धीरे धीरे चालाक हो गए, मतलब चतुर हो गए। वो दुनिया को समझने लगे और वो ज्ञानी हो गए। ठीक है, तो उन्होंने एक तरफ देखा कि ये जो मेरे भाई हैं वे रिश्ते के कारण या मेरे सम्मान के कारण इतना मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये मेरे पास जो 15 बीघा ज़मीन है, जायदाद है, उसी के कारण मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं। और साथ ही महंत के विषय में भी उन्होंने चर्चा की कि महंत की जो बातें थी वो सब सच नहीं थी। अंदर से कहीं ना कहीं महंत का स्वार्थ छिपा हुआ था और ठाकुर जी के नाम पर वो अपना स्वार्थ निकाल रहा था, निजी स्वार्थ के कारण वो ये सब कर रहा था। तो यहाँ पर वो धीरे धीरे सबको समझने लगे और जब भी हरिहर काका से बात आती थी हिस्से की, तो वो मना पहले तो हाँ ना कुछ नहीं बोलते थे, पर उन्होंने अब मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो अपना हिस्सा किसी को नहीं देंगे। अब जब हरिहर काका आए थे घर पे, तो बार बार उनके जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, वो बार बार उनसे निवेदन करते थे कि आप अब ज़मीन हमारे नाम कर दीजिए। तो हरिहर काका को और भी लोगों की बातें याद आती थी कि जब उनके गांव में जब कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन नाम कर दी दूसरों के, तो फिर कोई उनको पूछने वाला नहीं था और बुढ़ापे के दिन भी बहुत ही मुश्किल से बीते। 2 जून का खाना भी उन्हें नहीं नसीब हुआ। जब तक उनके पास जायदाद थी तब तक सब पूछता था। तो हरिहर काका को विश्वास हो गया था कि मेरे संग भी यही होगा, अगर मैंने जायदाद नाम कर दी तो फिर मुझे भी कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने मन में तय कर लिया था। अब वो ज्ञानी हो गए थे, अब वो समझने लगे थे बातों को। अब भाई एवं रिश्तेदार कहते थे जायदाद भतीजों के नाम कर देना। बहुत उनको समझाया, पर हरिहर काका यही बोलते थे कि मेरे बाद तो इस परिवार को जायदाद स्वतः मिल जाएगी, अपने आप ही मिल जाएगी, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है लिखा पढ़ी की। अब क्या हुआ कि भाई जब समझाते समझाते हार गए, तो उन्होंने डांटना और दबाव देना हरिहर काका को शुरू कर दिया। अब एक दिन वही हुआ जो मतलब महंत और उसके साथियों ने हरिहर काका के साथ किया था। तो एक दिन वही रूप जो महंत एवं आदि सदस्यों ने धारण किया था, वही रूप परिवार के भाइयों ने धारण कर लिया। वो सब हथियार लेके सामने हरिहर काका के आ गए। अब हरिहर काका से उन्होंने कहा कि कागज़ पर अंगूठा लगाओ, अन्यथा हम तुम्हें मार देंगे। अब हरिहर काका कहीं ना कहीं इन सब के लिए तैयार थे, क्योंकि एक बार पहले भी उनके साथ ये सब हो चुका था। तो अब वो डरे नहीं, वो गुस्से में खड़े हो गए और बोले कि मैं मर जाऊंगा पर मैं ये ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा। तो हरिहर काका और भाइयों में अब हाथापाई शुरू हो गई। भाई उनके संग हाथापाई करने लगे। तो हरिहर काका भाग जाना चाहते थे, लेकिन वो अकेले थे, तो भाइयों ने मजबूती से उन्हें पकड़ रखा था। तो हरिहर काका ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। तो शुरू में वो चिल्लाने लगे, तो भाइयों को लगा कि ये चिल्लाहट बाहर पहुंच सकती है, तो भाइयों ने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। अब हरिहर काका की आवाज़ जो कुछ उन्होंने लगाई थी वो गांव तक पहुंच चुकी थी, तो लोग आने लगे। तो जैसे लोग आने लगे तो कुछ लोग बाहर जाके उनको समझाने लगे कि कोई बात नहीं है, घर का निजी मामला है, निजी लड़ाई झगड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब क्या हुआ कि जब ये धीरे धीरे महंत तक बात पहुंची, तब महंत भी आए पुलिस की जीप को लेकर। अब जब पुलिस की जीप आ गई तो घर की तलाशी शुरू हो गई। तो अब हरिहर काका को फिर से उसी स्थिति में मतलब मिले वो, लेकिन इस बार और बदतर हालत थी। उनको मारा पीटा भी गया था और वो कांप के कुछ बता रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर वो बेहोश हो गए। फिर पानी की छींटे मारकर उन्हें उठाया गया। उनके पीठ, माथे आदि जगह पर जख्म के निशान थे और उनके भाई फरार हो चुके थे। तो उन्होंने भी ज़बरदस्ती अंगूठा हरिहर काका का अंगूठा उस कागज़ पे ले लिया था। तो अब हरिहर काका परिवार से बिल्कुल अलग रहने लगे थे। तो अब उन्हें ना महंत की ना परिवार किसी की भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, वो नहीं चाहते थे। तो अब उन्होंने पुलिस से ही अपनी सुरक्षा की मांग की। तो 4 पुलिस के जवानों को उनकी सुरक्षा में लगाया गया और महंत और परिवार दोनों ने उनकी सुरक्षा में पुलिस के जवान लगाए, क्योंकि महंत जो थे और उनके जो सदस्य थे, उनके जो साथी थे, उनको डर था कि अगर ये परिवार के साथ रहेंगे तो परिवार वाले फिर से इन पे दबाव डाल सकते हैं या फिर बहला फुसला के इनसे अंगूठा ले सकते हैं और अपने नाम करवा सकते हैं खेत। और यही किस्म का डर
परिवार वालों को भी था कि अगर ये महंत के यहाँ रहे, ठाकुर बाड़ी में रहे, तो महंत और उनके सदस्य फिर से इनको मतलब बातें बताकर या फिर किसी तरह इनको इनकी जो ज़मीन है वो अपने नाम करवा सकते थे। तो ना परिवार वाले चाहते थे महंत और ठाकुर बाड़ी के यहाँ रहे, ना ही महंत चाहते थे कि ये परिवार के यहाँ रहे। तो हरिहर काका ने भी अपने लिए पुलिस की मांग की थी, तो परिवार वाले और महंत ये दोनों राज़ी थे इसके लिए। अब गांव के जो नेता थे, वहाँ एक गाँव के नेता भी थे, उन्होंने भी वहाँ गए उनके पास जब वो अकेले रहते थे, और उन्होंने बोला कि इस ज़मीन पे हम हरिहर उच्च विद्यालय नामक हाई स्कूल बनाएंगे। लेकिन हरिहर काका अब नहीं माने और उन्होंने मना कर दिया। अब गांव के लोग बहुत सारी बातें बनाने लगे, क्योंकि अब ये पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। तो गांव के लोग यही बताते कि मतलब एक दूसरे से कहते कि भविष्य में ऐसा होगा या ऐसा होगा, आगे क्या होगा, आदि अनेक बातें हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं बुक में। अब हरिहर काका मौन रहते थे, वो किसी से कुछ बात नहीं करते थे। एक नौकर रख लिया था खाने पीने के लिए, वो आकाश में बस देखते रहते थे। अब ना महंत जी के पास, ना परिवार के पास, किसी के पास भी वो नहीं रहते थे, अपना आराम से अकेले रहते थे। और जो लेखक थे जिनसे उनका गहरा संबंध था, उनसे भी अब ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी। तो जो स्टार्टिंग में जो लेखक ने कहा है कि अब वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, तो उनके संग ये सारी घटना हुई जिसके कारण अब वो सिर्फ मौन रहते थे, किसी से कुछ भी बात नहीं करते थे। तो ये कहानी है हरिहर काका की। तो इस कहानी को मैंने ब्रीफ में समझाया, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको ये और अच्छे से समझ में आएगी। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। अपने शब्दों में आप इसको लिखिएगा, मैं भी कुछ एक क्वेश्चन के आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। आप पर उनको अच्छे शब्दों में मॉडिफाई करके चेंज करके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने संचयन का पहला अध्याय हरिहर काका को बहुत ही ब्रीफ में, संक्षेप में समझा कि आखिर कहानी क्या है। आप इसको अच्छे से बुक में रीडिंग भी करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और धीरे धीरे अपनी पाठ्य पुस्तिका संचयन कक्षा 10 हिंदी NCERT में आगे बढ़ेंगे।